जब भी हम भारत की तस्वीर अपनी आंखों के सामने लाते हैं, तो सबसे पहले एक गांव का दृश्य उभरता है। लहलहाते खेत, बैलों के गले में बजती घंटियां और पसीने से भीगे किसान। लेकिन क्या सच में भारत का गांव आज भी वैसा ही है जैसा हम पुरानी कहानियों में सुनते आए हैं? यह अध्याय ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन एक ऐसी जीती जागती कहानी है जिसमें सत्ता, चालाकी, संघर्ष और बदलाव के कई रंग घुले हुए हैं। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और ग्रामीण भारत की उस नब्ज को टटोलते हैं जो आजादी से लेकर आज के ग्लोबल दौर तक लगातार बदल रही है। भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है। यहाँ खेती सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। जरा सोचिए, हमारे सारे बड़े त्योहार, चाहे वो पंजाब की बैसाखी हो, असम का बिहू, तमिलनाडु का पोंगल हो या कर्नाटक की उगादरी, सबके सब फसलों की कटाई और बुआई से जुड़े हैं। लेकिन गांव सिर्फ किसानों से नहीं बनता। इस कहानी में कुम्हार, लोहार, जुलाहे और नाई जैसे कई किरदार भी हैं जो सदियों से इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहे हैं। हालांकि मशीनों के आने और शहरों के बढ़ते प्रभाव ने इन कारीगरों को हाशिए पर धकेल दिया है। अब इस कहानी के सबसे बड़े पावर गेम पर आते हैं। जमीन का मालिकाना है। गांव में जिसके पास जमीन है, उसी के पास ताकत है। लेकिन यह जमीन सबके पास बराबर नहीं है। कुछ के पास इतने बड़े खेत हैं कि नजर जहां तक जाए उनकी ही जमीन होती है, और दूसरी तरफ 40 से 50% ऐसे परिवार हैं जिनके पास अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं है। वे दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करने को मजबूर है। इस व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति और भी अजीब है। वे खेतों में जीतोड़ मेहनत तो करती हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज के कारण जमीन के कागजों पर उनका नाम शायद ही कभी दर्ज होता है। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास ने इस खेल को समझने के लिए एक शब्द दिया: प्रबल जाति, यानी डोमिनेंट कास्ट। यह एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। गांव में हमेशा ब्राह्मण ही सबसे ताकतवर नहीं होते। कई जगहों पर बीच की जातियां, जैसे उत्तर प्रदेश और पंजाब के जाट, कर्नाटक के वोक्कालिगास या आंध्र प्रदेश के रेड्डी, जमीन के असली मालिक बन गए और गांव की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर उनका ही कब्जा हो गया। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद हवाओं के साथ बदलाव की उम्मीदें भी उठी। आजादी से पहले अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा के जरिए किसानों का खूब खून चूसा था। नेहरू सरकार ने तय किया कि जमींदारी खत्म होगी और जमीन उसकी जो उस पर खेती करे का नियम लागू होगा। भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म्स के नाम से कई कानून पास हुए। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। कानून बनने और उसके जमीन पर लागू होने के बीच एक बहुत बड़ा फासला था। जब हदबंदी कानून यानी लैंड सीलिंग एक्ट आया, जिसमें तय किया गया कि कोई भी एक तय सीमा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, तो ताकतवर जमींदारों ने गजब की चालें चली। उन्होंने अपनी जमीनें रिश्तेदारों, नौकरों और यहां तक कि अपने कुत्तों तक के नाम कर दी, जिसे बेनामी संपत्ति कहा जाता है। कुछ अमीर किसानों ने तो कागजों पर अपनी पत्नियों को तलाक तक दे दिया, ताकि वे उन्हें एक अलग परिवार दिखाकर ज्यादा जमीन अपने पास रख सकें। सिर्फ केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जहां मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति थी, इन भूमि सुधारों को सही मायनों में लागू कर पाए। 1960 और 70 के दशक में इस कहानी में एक ट्विस्ट आया: हरित क्रांति। अकाल से जूझते भारत को नए हाइब्रिड बीज, केमिकल खाद और कीटनाशक मिले। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रातों रात अनाज के भंडार भर गए। भारत पहली बार अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। लेकिन हर चमत्कार की एक कीमत होती है। हरित क्रांति का फायदा सिर्फ उन अमीर किसानों को मिला जो इन महंगे बीजों और ट्रैक्टरों का खर्च उठा सकते थे। गरीब किसान और भी गरीब हो गए। अमीर किसानों ने अपने छोटे पट्टेदारों को जमीन से बेदखल कर दिया, क्योंकि अब वे खुद ट्रैक्टर से खेती करना चाहते थे। मशीनें आई तो मजदूरों का काम छिन गया। अमीर और गरीब के बीच की खाई इतनी चौड़ी हो गई कि गांव का पुराना आपसी रिश्ता टूट गया। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन कहते हैं कि जो रिश्ता पहले संरक्षण का था, वो अब पूरी तरह से शोषण में बदल गया। अब जमींदार को मजदूर की बीमारी या दुख दर्द से कोई मतलब नहीं था। उनके बीच का रिश्ता सिर्फ नकदी और दिहाड़ी का रह गया था। जब गांव में काम नहीं बचा और रिश्ते टूट गए, तो एक नया दर्दनाक सिलसिला शुरू हुआ: पलायन। बिहार और पूर्वी यूपी जैसे गरीब इलाकों से मजदूर पंजाब के खेतों या दिल्ली के ईंट भट्टों की तरफ निकल पड़े।
जॉन ब्रेमन ने इन्हें घुमक्कड़ मजदूर कहा। अमीर किसान भी अपने गांव के मजदूरों की जगह इन बाहरी मजदूरों को काम पर रखना पसंद करने लगे, क्योंकि बाहरी मजदूरों को कम पैसे देकर उनका ज्यादा शोषण किया जा सकता था और वे कोई हे भी नहीं मांग सकते थे। इस पलायन का एक असर ये भी हुआ कि आदमी तो शहर चले गए और गांव की खेती का पूरा बोझ महिलाओं के कमजोर कंधों पर आ गया। इसे खेती का महिलाकरण कहा गया। 1990 के दशक के बाद जब भारतीय गांवों के दरवाजे पूरी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए खोल दिए गए, अब भारत का किसान सीधे दुनिया के बाजारों से मुकाबला कर रहा था। गांव में संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन शुरू हुआ। पेप्सी जैसी कंपनियों ने किसानों से करार किया कि वे उनके लिए खास तरह के आलू या टमाटर उगाएं। शुरुआत में ये बड़ा लुभावना लगा, क्योंकि कंपनी बीज और खाद का पैसा देती थी। लेकिन धीरे धीरे किसान अपनी ही जमीन पर एक मजदूर बनकर रह गया। उसका अपना सदियों पुराना ज्ञान बेकार हो गया और वो पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भर हो गया। लोग गेहूं चावल छोड़कर फूल और विदेशी फल उगाने लगे। बाजार का कोई भरोसा नहीं था। जब फसल बर्बाद होती या बाजार में दाम गिरते तो किसान कर्जे के उस गहरे दलदल में फंस जाता जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी कर्ज, मजबूरी और बाजार के धोखे ने भारतीय ग्रामीण समाज को एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां किसानों की आत्महत्या की बात बन गई। भारतीय ग्रामीण समाज की ये कहानी आज भी जारी है। गांव अब वह सीधा सादा शांत कोना नहीं रहा। ये अब स्थानीय जातियों, ग्लोबल बाजार, मल्टीनेशनल कंपनियों और सरकारी नीतियों के बीच कशमकश का एक बड़ा अखाड़ा बन चुका है। पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेने के बाद दोस्तों, अब चलिए बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखते हैं। प्रश्न 1 एम.एन. श्रीनिवास द्वारा दी गई प्रबल जाति यानी डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रबल जाति वह जाति है जो किसी गांव या क्षेत्र में संख्या के आधार पर बहुत बड़ी होती है और आर्थिक व राजनीतिक रूप से सबसे शक्तिशाली होती है। ये जरूरी नहीं कि ये ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसी उच्च जातियां ही हों। अक्सर ये मध्य स्तर की कृषि करने वाली जातियां होती हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब के जाट, कर्नाटक के वोक्कालिगास और लिंगायत तथा आंध्र प्रदेश के रेड्डी और कम्मास। इन जातियों के पास जमीन का बड़ा हिस्सा होता है और गांव के मजदूरों व अन्य जातियों पर इनका सीधा नियंत्रण और दबदबा रहता है। प्रश्न 2 हरित क्रांति के ग्रामीण समाज पर क्या नकारात्मक सामाजिक प्रभाव पड़े? हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर जरूर बनाया, लेकिन इसके कई गहरे नकारात्मक सामाजिक प्रभाव भी थे। पहला, असमानता में वृद्धि। नई तकनीक, महंगे बीज और खाद का खर्च सिर्फ अमीर किसान उठा सकते थे, जिससे धनी किसान और धनी हो गए, जबकि गरीब किसान पिछड़ गए। दूसरा, बेदखली का दौर। अमीर किसानों ने अपनी जमीनें जो पट्टेदारों को दी थी, वे वापस ले ली ताकि वे खुद ट्रैक्टर आदि से खेती कर सकें। इससे कई पट्टेदार भूमिहीन हो गए। तीसरा, पारंपरिक रिश्तों का टूटना। जमींदार और मजदूर के बीच के पुराने संरक्षक और आश्रित रिश्ते खत्म हो गए। अब दिहाड़ी का भुगतान अनाज की जगह नकद होने लगा, जिससे मजदूरों की सुरक्षा और कम हो गई। और चौथा प्रभाव, क्षेत्रीय असमानता। हरित क्रांति का लाभ केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी जैसे सिंचाई वाले क्षेत्रों को मिला, जिससे अन्य राज्य पिछड़ गए। प्रश्न 3 जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर यानी फुटलूज लेबर किसे कहा है और अमीर किसान इन्हें स्थानीय मजदूरों पर प्राथमिकता क्यों देते हैं? जॉन ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूरों को कहा है जो अपने गांव, अक्सर सूखे और कम उत्पादकता वाले क्षेत्र, छोड़कर काम की तलाश में साल के कुछ महीनों के लिए अमीर कृषि क्षेत्रों या शहरों में जाते हैं। अमीर किसान स्थानीय कामकाजी वर्ग की जगह इन प्रवासी मजदूरों को काम देना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एक, बाहरी मजदूरों का आसानी से शोषण किया जा सकता है। दो, वे स्थानीय मजदूरों की तुलना में कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। और तीन, बाहरी होने के कारण वे काम के घंटों या हाँ के लिए कोई आवाज नहीं उठा पाते या यूनियन नहीं बना सकते। प्रश्न 4 संविदा खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप क्या समझते हैं? इसके फायदे और नुकसान क्या है? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां सीधे किसानों से ये समझौता करती हैं कि वे कंपनी के लिए एक विशिष्ट फसल, जैसे खास तरह के आलू, फूल या फल उगाएंगे और कंपनी उसे एक पूर्व निर्धारित कीमत पर खरीद लेगी, तो इसे संविदा खेती कहते हैं। इसमें बीज, खाद और तकनीक कंपनी ही उपलब्ध कराती है। इसमें बीज, खाद और तकनीक कंपनी ही उपलब्ध कराती है। इसके फायदे ये हैं कि
किसानों को फसल बिकने और तय कीमत मिलने का आर्थिक आश्वासन मिलता है। उन्हें नई तकनीक और कार्यकारी पूंजी भी प्राप्त होती है। लेकिन इसके नुकसान बहुत बड़े हैं। किसान पूरी तरह से कंपनियों पर निर्भर हो जाता है। उसका पारंपरिक कृषि ज्ञान निरर्थक हो जाता है। यह अक्सर पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें केमिकल का भारी प्रयोग होता है। जब फसल खराब होती है तो किसान गहरे कर्ज में डूब जाते हैं। प्रश्न 5। आजादी के बाद लागू किए गए भूमि सुधार कानूनों में जमींदारों ने खुद को बचाने के लिए क्या चालें चली? हदबंदी अधिनियम यानी लैंड सीलिंग एक्ट के तहत एक परिवार के पास जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई थी। इस कानून से बचने के लिए अमीर जमींदारों ने कुछ खास चालें चली। पहली चाल थी बेनामी हस्तांतरण। उन्होंने अपनी अतिरिक्त जमीन अपने नौकरों, दूर के रिश्तेदारों या अज्ञात नामों से बांट दी, जबकि असल में नियंत्रण उन्हीं का रहा। दूसरी चाल थी फर्जी तलाक। कुछ जमींदारों ने कागजों पर अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया, जबकि वे साथ ही रहते थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पत्नी को एक अलग हिस्सेदार बताकर कानून की सीमा से बचा जा सके। इन चालों के कारण कुछ राज्यों जैसे केरल और पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे देश में भूमि सुधार पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे NCERT 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।